कहानी की शुरुआत हीरो युगा और उसकी वफादार पार्टी के साथ होती है, जो डेमन लॉर्ड के किले के बाहर इकट्ठा होती है। किले में प्रवेश करने से पहले सभी साथी एक दूसरे को आखिरी लड़ाई के लिए हौसला देते हैं। तभी किले के भारी दरवाजे खुलते हैं और अंदर से कई डरावनी आंखें झांकती हैं। जैसे ही पार्टी अंदर जाती है, उनका सामना डेमन लॉर्ड के जनरल योकी से होता है, जो घमंड भरे अंदाज में उन्हें कमजोर बताकर उनका मजाक उड़ाता है। पार्टी का मैच उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन योकी उसे आसानी से नष्ट कर देता है। इसके बाद तलवारबाज उस पर नजदीकी हमला करता है, मगर योकी उसका वार चकमा देकर उसे एक जोरदार किक से पीछे फेंक देता है। फिर सपोर्ट मैच सेसिलिया युगा पर एक एनहांसमेंट स्पेल डालती है और युगा अपनी अल्टीमेट स्पेल एक्सकैलिबर योकी की ओर छोड़ता है। जवाब में योकी अपनी अंतहीन डार्क स्पेल चलाता है, जो हीरो की एक्सकैलिबर से टकराती है। कुछ देर की जबरदस्त टक्कर के बाद योकी हीरो पर भारी पड़ जाता है और अकेले ही पूरी पार्टी को हरा देता है। जमीन पर पड़े हारे हुए युगा के मन में ये सवाल उठता है कि क्या यही उनके सफर का अंत है। युगा के बेहोश होते ही योकी सभी गिरे हुए हीरोज को ठीक करना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर सपोर्ट मैच सेसिलिया पर पड़ती है, जो उसे बेहद सुंदर लगती है और वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। कुछ समय बाद वह सभी हीरोज को किले की एक जेल में ले जाता है। वहाँ उसके अधीनस्थ उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें हीरोज को मार देना चाहिए। योकी उनकी अचानक मौजूदगी से चौंक जाता है और उसके सभी अधीनस्थ उसे बेहोश सेसिलिया को घूरने के लिए छेड़ने लगते हैं। आखिरकार योकी गहरी सांस लेकर उन्हें आदेश देता है कि हीरोज को किसी मानव गांव के पास छोड़ दिया जाए और मन ही मन अपने फरिश्ते जैसी क्रश को दर्द भरे दिल से अलविदा कहता है। एक महीने बाद डेमन लॉर्ड योकी को सीधे अपने कमरे में बुलाता है। वहाँ उसका दाया हाथ जाकियल योकी से पूछता है कि हीरोज उसे कितनी बार चुनौती दे चुके हैं। योकी बताता है कि वे अब तक 13 बार उसे चुनौती दे चुके हैं। ये सुनकर जाकियल कहता है कि हीरोज तो बस कुछ कमजोर लोग हैं जो कभी सबक नहीं सीखते। डेमन लॉर्ड सोचता है कि योकी ने अब तक हीरोज को मारा क्यों नहीं। इसके जवाब में योकी कहता है कि वे दयनीय हीरो उसके ध्यान के भी काबिल नहीं है। ये सुनकर डेमन लॉर्ड सुझाव देता है कि इस बार उसके अधीनस्थ ही हीरोज को खत्म कर दे। ये सुनकर योकी चौंक जाता है। उसे लगता है कि उसके गरीब सेवक हीरोज की ताकत के सामने टिक नहीं पाएंगे और वो ये भी नहीं चाहता कि सुंदर सपोर्ट मैच को कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए वो खुद ही हीरोज को खत्म करने की पेशकश करता है। डेमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए चुपचाप उसकी बात मान लेता है। जब योकी सिंहासन कक्ष से निकलकर अपने कमरे की ओर जाता है, तो उसे हीरोज की जिंदगी की चिंता सताने लगती है। वह जानता है कि वही अकेला इतना ओवरपावर है जो हीरोज को हरा सकता है, वरना वे इतने मजबूत हैं कि डेमन लॉर्ड को भी मार सकते हैं। अंत में योकी सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि डेमन लॉर्ड जल्द ही पूरी दुनिया पर राज करने वाला है। अगले दिन हीरोज फिर से डेमन लॉर्ड के किले में लौट आते हैं। योकी उनके तलवारबाज और युगा को पीछे धकेल देता है। तभी असॉल्ट मैज माकाना अपना स्पेल चलाकर पलटवार करती है। योकी उसके पहले हमलों को रोक लेता है, लेकिन माकाना चुपचाप तुरंत दूसरा हमला भी कर देती है, जो उसे चौंका देता है। फिर भी योकी समय रहते उसे भी रोक लेता है और उसकी बिजली जैसी तेज प्रतिक्रिया देखकर माकाना पूरी तरह हैरान रह जाती है। इसी बीच योकी देखता है कि सेसिलिया अपने साथियों को हील कर रही है, जिससे वो शर्माने लगता है। फिर वो जोर से हंसता है और हीरोज का मजाक उड़ाता है कि वे उसे हराने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। फिर भी युगा हार मानने से इनकार करता है और उसे रोकने के लिए एक शक्तिशाली एक्सकैलिबर स्पेल चलाता है। दुर्भाग्य से योकी उस हमले से भी आसानी से बच जाता है और कहता है कि वे उसे कभी नहीं हरा सकते। युगा हार मानने से इनकार करते हुए कहता है कि अगर उन्हें बुरे डेमन लॉर्ड को हराना है, तो उनके पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर योकी अचानक सेसिलिया की ओर इशारा करता है और कहता है कि अगर वे उसे पीछे छोड़ दे तो वे आगे जा सकते हैं। युगा तुरंत मना कर देता है, लेकिन माकाना योकी की बात मानने का सुझाव देती है। वो कहती है कि ये शक्तिशाली डेमन जब चाहे उन्हें मार सकता है, इसलिए उन्हें उसकी दया स्वीकार कर अपनी असली मिशन पूरा करना चाहिए। युगा फिर भी अपनी प्यारी साथी को छोड़ने से इनकार करता है, लेकिन तभी सेसिलिया खुद बोलती है और कहती है कि वह पीछे रहने को तैयार है। अंत में युगा और पार्टी आगे बढ़ जाती है, ये वादा करते हुए कि वे डेमन लॉर्ड को हराने के बाद अपनी प्रिस्टेस को वापस लेने आएंगे। सबके चले जाने के बाद सेसिलिया योकी से पूछती है कि उसने उसे पीछे क्यों रुकवाया। ये सोचकर कि वह अभी भी लड़ना चाहता है, वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन योकी तुरंत हार मानते हुए उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। सेसिलिया पूछती है कि जब वो उसे मारने वाला है तो अपना परिचय क्यों दे रहा है। योकी जवाब देता है कि अगर वो सच में उसे मारना चाहता तो वो शुरुआत में ही ऐसा कर चुका होता। आखिरकार सेसिलिया शांत हो जाती है और उससे पूछती है कि वो आखिर चाहता क्या है। योकी हिम्मत जुटाकर कबूल करता है कि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था और वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है। ये सुनकर सेसिलिया पूरी तरह चौंक जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो विनम्रता से उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। उसकी इस अस्वीकृति से योकी पूरी तरह टूट जाता है और जीने की इच्छा ही खो देता है। सेसिलिया सोचती है कि वह उसे बस धोखा दे रहा था और फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह देखती है कि योकी बचाव भी नहीं कर रहा
तो वो बीच में ही अपना हमला रोक देती है। योकी उससे कहता है कि वो हमला जारी रखे और उसे खत्म कर दे, क्योंकि अब वह जीना नहीं चाहता। सेसिलिया को यकीन नहीं होता कि वह इतनी आसानी से हार मान रहा है। तब योकी उसे बताता है कि वह पूरी जिंदगी डेमन लॉर्ड के किले में कैद रहा है। उसे सिर्फ मानव गांवों को नष्ट करने के लिए बाहर जाने की इजाजत मिलती थी, जबकि वह कभी ऐसा नहीं करना चाहता था। सेसिलिया को यकीन नहीं होता और वह कहती है कि सभी डेमन बुरे होते हैं। योकी समझाता है कि भले ही वह देखने में डेमन जैसा है, लेकिन असल में वो किसी और दुनिया से पुनर्जन्म लेकर आया इंसान है। सेसिलिया और भी उलझन में पड़ जाती है। तब योकी बताता है कि वह एक इंसान है जो डेमन के शरीर में फंसा हुआ है। सेसिलिया समझ जाती है कि पुनर्जन्म लेने वाले इंसान के रूप में उसके पास जबरदस्त शक्तियां होंगी, इसलिए वह पूछती है कि उसने अब तक अकेले ही डेमन लॉर्ड को क्यों नहीं हराया। योकी बताता है कि अगर उसने डेमन लॉर्ड को हरा दिया तो वही डेमनों का अगला राजा बन जाएगा और तब उसे इंसानों के खिलाफ भयानक अत्याचार करने पड़ेंगे। खुद को बेबस महसूस करते हुए योकी ने सोच लिया था कि वो अपनी बाकी जिंदगी दुख में अकेले सड़ते हुए बिताएगा, लेकिन तभी उसकी मुलाकात सेसिलिया से हुई, जिसने उसे ये उम्मीद दी कि जिंदगी जीने लायक है। अब योकी सोचता है कि वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद ने भी उसे ठुकरा दिया है। अचानक सेसिलिया उससे कहती है कि उसे जिंदा रहना चाहिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल इंसानियत की मदद के लिए करना चाहिए। उसका मानना है कि उसकी जिंदगी का कोई और मकसद भी हो सकता है और वो उसे बाहर की दुनिया में बसने में मदद करने की पेशकश करती है। कुछ दिनों बाद क्लैरियोनिस राज्य डेमन लॉर्ड पर जीत के उपलक्ष्य में सभी हीरोज के सम्मान में एक भव्य उत्सव आयोजित करता है। राजा डार्ट सभी हीरोज को महान बुराई से दुनिया की रक्षा करने के लिए बधाई देता है और घोषणा करता है कि उनके सम्मान में 3 दिन का उत्सव मनाया जाएगा। राज्य के बाहर एक सुनसान जगह से योकी ये सब देख रहा होता है, ये जानते हुए कि सेसिलिया अब वही रहती है। वो एक सामान्य इंसान के रूप में खुद को छुपाने के लिए दर्द सहते हुए अपना डेमन हॉर्न तोड़ देता है और राज्य में प्रवेश करता है। इसी दौरान माकाना युगा को उनकी जीत की बधाई देती है और युगा बेहद खुश महसूस करता है। फिर वह सेसिलिया की ओर मुड़ता है, ये जानते हुए कि ये जीत उसी की वजह से संभव हुई थी। ये देखकर माकाना खुद को नजरअंदाज महसूस करती है। थोड़ी देर बाद योकी शहर की एडवेंचरर्स गिल्ड में खुद को रजिस्टर कराने जाता है। वहाँ आलसी रिसेप्शनिस्ट क्लेमेन जम्हाई लेता है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालता है। योकी के फॉर्म भरने के बाद क्लेमेन उसे एक गिल्ड कार्ड देता है और बताता है कि वह सबसे निचले F रैंक से शुरू करेगा, जो आगे चलकर S रैंक तक जाता है। वह समझाता है कि रैंक बढ़ाने के लिए योकी को मिशन पूरे करने होंगे और आमतौर पर किसी एडवेंचरर को E रैंक तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लग जाता है। फिर वह योकी को कार्ड संभाल कर रखने की चेतावनी देता है और उसे शुभकामनाएं देता है। कार्ड मिलने के बाद योकी लगातार कई मिशन पूरे करता है और इतना पैसा कमा लेता है कि एक सराय में कमरा किराए पर ले सके। 1 हफ्ते बाद वो फिर से गिल्ड में जाता है, जहाँ सभी एडवेंचरर एक ऐसे उभरते हुए एडवेंचरर की चर्चा कर रहे होते हैं जो बेहद तेजी से रैंक बढ़ा रहा है। इसी बीच योकी क्लेमेन से और मिशन मांगता है, लेकिन वह आज किसी भी तरह का कागजी काम नहीं करना चाहता और गुस्से में आकर उसे पास बैठी सुंदर महिला से बात करने को कह देता है। लेकिन योकी मना कर देता है और कहता है कि उसे क्लेमेन के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता है। इस पर क्लेमेन उससे उसकी असली पहचान के बारे में पूछता है, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान सिर्फ 1 हफ्ते में F से D रैंक तक नहीं पहुंच सकता। योकी अनजान बनने की कोशिश करता है तो क्लेमेन आह भरते हुए कहता है कि वो उसे सजा नहीं दे सकता क्योंकि उसने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। तभी एक हुड पहने लड़की अंदर आती है और क्लेमेन से योकी के मिशन रद्द करने को कहती है। हैरान होकर योकी पहचान जाता है कि वह लड़की सेसिलिया है। क्लेमेन भी सोचने लगता है कि हीरो प्रिस्टेस गिल्ड में क्यों आई है। तब सेसिलिया उसे आवाज धीमी रखने को कहती है। फिर वह योकी की ओर मुड़कर उसे निजी बातचीत के लिए अपने घर आने का न्योता देती है। सेसिलिया की बग्घी में बैठते हुए योकी सोचता है कि आखिर एक लड़की उसे अपने घर क्यों बुला रही है। जब वे सेसिलिया के घर पहुंचते हैं तो एक गार्ड योकी को बग्घी से उतरते देखकर शक करता है। वो अपनी भाला उसकी ओर तान कर पूछता है कि वह सेसिलिया के साथ क्यों था। तब सेसिलिया बाहर आती है और बताती है कि वह उसका दोस्त है। तभी दूसरा गार्ड अपने साथी को वहाँ से खींच कर ले जाता है। इसके बाद सेसिलिया योकी को अंदर चाय के लिए ले जाती है। वहाँ वो उससे कहती है कि उसे पहले ढूंढ न पाने के लिए उसे अफसोस है, लेकिन योकी को कोई शिकायत नहीं होती। वो सोचता है कि इतनी बड़ी शहर में उसने उसे कैसे ढूंढ लिया। तब सेसिलिया बताती है कि वह अब शहर में बेहद मशहूर हो चुका है, क्योंकि उसने इतने कम समय में D रैंक तक छलांग लगा ली थी। इसी वजह से वह उससे एडवेंचरर्स गिल्ड छोड़ने को कहती है, जिससे योकी पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। वह समझाती है कि युगा द्वारा डेमन लॉर्ड को हराने के बाद दूसरे देशों ने सत्ता हथियाने के लिए एक प्रॉक्सी युद्ध शुरू कर दिया है। वो बताती है कि युगा को पहले ही कई शासकों से प्रस्ताव मिलने लगे हैं, जिनमें महिलाएं, धन और वह सारी ताकत शामिल है जिसका वह सपना देख सकता है। योकी को युगा से जलन महसूस होती है, लेकिन वो ये भी समझ जाता है कि राष्ट्र उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेसिलिया फिर बताती है कि योकी की असाधारण ताकत भी देशों का ध्यान खींचेगी,
क्योंकि वो हीरो से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसे डर है कि योकी की ताकत का गलत इस्तेमाल करके दुनिया पर कब्जा किया जा सकता है। योकी उसकी चिंता समझता है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि उसे भी अपने बिल भरने हैं। सेसिलिया उसे खुद काम पर रखने की पेशकश करती है, लेकिन मान लेती है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है जो उसकी काबिलियत के बराबर हो। फिर वह उससे विनती करती है कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर ले। तभी योकी उसे अपना सिर उठाने को कहता है और आत्मविश्वास से कहता है कि अगर उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत भी दी जाए तब भी वो उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ सेसिलिया पर ही टिकी है। ये सुनकर सेसिलिया हंस पड़ती है और योकी खुद अपनी बड़ी बड़ी बातों पर शर्मिंदा महसूस करता है। कुछ ही देर में सेसिलिया की माँ सेलिया भी कमरे में आ जाती है। वो योकी से अपने गार्ड के बदतमीज व्यवहार के लिए माफी मांगती है और अपनी नौकरानी सोफिया को उसे सबक सिखाने भेज देती है। नौकरानी के चले जाने के बाद सेलिया बताती है कि उसकी बेटी को पहले ही कई शादी के प्रस्ताव मिल रहे हैं। ये सुनकर योकी हैरान हो जाता है, क्योंकि खुद हीरो युगा ने भी सेसिलिया से अपने दिल की बात कही थी, लेकिन सेसिलिया उसे भरोसा दिलाती है कि उसने उसे ठुकरा दिया था। योकी की घबराई हुई हालत देखकर सेलिया समझ जाती है कि उसे भी उसकी बेटी पसंद है। वो उसके पास बैठकर पूछती है कि क्या वह सेसिलिया से शादी करना चाहता है। ये सुनकर योकी चौंक जाता है और सोचता है कि कहीं वो उसकी परीक्षा तो नहीं ले रही, लेकिन सेलिया उसे साफ साफ जवाब देने को कहती है। तब वो सिर हिलाकर बताता है कि उसे सेसिलिया पहले ही एक बार ठुकरा चुकी है। वह समझाता है कि वह फिलहाल एक एडवेंचरर के रूप में एक स्थिर जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में दोबारा सेसिलिया को प्रपोज कर सके। सेलिया पूछती है कि क्या वो उसके उदार प्रस्ताव को ठुकरा रहा है। इस पर योकी कहता है कि वो हमेशा सेसिलिया की भावनाओं का सम्मान करेगा। अंत में सेलिया उसके व्यवहार से खुश हो जाती है और बताती है कि वह सिर्फ उसकी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी भी बेताब और लालची आदमी से नहीं कराना चाहती थी। वह योकी को स्वीकार कर लेती है और उसे भविष्य में उनके घर आने की इजाजत दे देती है। इसके बाद सेसिलिया योकी से कहती है कि शायद उसकी माँ को वो पसंद आ गया है। हालांकि योकी अभी भी उसकी माँ को लेकर थोड़ा असहज महसूस करता है, फिर भी वो उसे दिया गया मौका सराहता है। फिर वह सेसिलिया से पूछता है कि क्या वो उसे उसके पहले नाम से बुला सकता है। सेसिलिया सहमति में सिर हिलाती है और बदले में उसे भी उसके पहले नाम से बुलाती है। खुशी से भरकर योकी जोर से खुशी मनाता है, ये महसूस करते हुए कि वो अपनी पसंदीदा लड़की के एक कदम और करीब पहुंच गया है। अगले दिन योकी अपने क्वेस्ट के लिए एक सिकेटस को ढूंढ निकालता है और उसकी सभी लेजर किरणों से आसानी से बचता रहता है। जैसे जैसे योकी उसके हमलों को चकमा देता रहता है, वह राक्षसी पक्षी और भी ज्यादा गुस्से में आकर उस पर झपटने लगता है। जैसे ही वह काफी पास आता है, योकी एक जबरदस्त थंडरबोल्ट स्पेल छोड़ता है, जो उस राक्षसी पक्षी को पल भर में KFC के बड़े ढेर में बदल देता है। इसके बाद वो क्वेस्ट पूरा करने के लिए उस पक्षी का हर एक पंख इकट्ठा कर लेता है। अचानक एक डोलाहान प्रकट होता है और लगभग उसी पल ऊपर से एक हार्पी उड़ते हुए आती है और योकी पर हमला कर देती है। फिर एक दूसरा लड़का भी उनके साथ जुड़ जाता है और उस पर टूट पड़ता है। तब योकी तीनों हमलावरों को याद दिलाता है कि वो असल में उनका पुराना मास्टर है। जैसे ही उन्हें समझ आता है कि ये लड़का भेष बदला हुआ योकी है, ड्यूक उससे पूछता है कि डेमन लॉर्ड की मौत के बाद वह अचानक गायब क्यों हो गया था। बाकी दोनों भी यही सवाल करते हैं, इसलिए योकी उन्हें बताने का फैसला करता है कि उसने उन्हें अचानक क्यों छोड़ दिया था। सबसे पहले वो गर्व से बताता है कि उसने सेसिलिया के सामने अपने दिल की बात रखी थी और उसे बिना एक पल सोचे ही ठुकरा दिया गया। फिर योकी ये भी बताता है कि वह अब एक इंसानी एडवेंचरर के रूप में जिंदगी जी रहा है। ये सुनकर तीनों डेमन पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। तब योकी उनसे कहता है कि अब वे उसके बिना आजाद होकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कोई भी अपने मास्टर को छोड़ना नहीं चाहता और वे ये जानने को उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसके लिए उसने अपना पुराना पद छोड़ दिया। योकी सख्ती से उन्हें साथ आने से मना करता है और याद दिलाता है कि उन्हें भी इंसानों के बीच रहने के लिए बेहद सावधानी से भेष बदलना पड़ेगा। फिर भी उसकी इस चेतावनी से कोई भी हतोत्साहित नहीं होता और आखिरकार योकी उन्हें साथ चलने की अनुमति दे देता है। इसके बाद वो उन सभी के डेमन वाले लक्षण हटा देता है। जब सेसिलिया को पता चलता है कि योकी ने बेचारी हार्पी के सारे पंख उतार दिए हैं, तो वो तुरंत उसकी असंवेदनशील हरकतों के लिए उसे डांटने लगती है। योकी अपनी गलती मान लेता है और उससे माफी मांगता है। ये देखकर सभी डेमन मजे लेते हुए उसकी हालत पर हंसते हैं। फिर सेसिलिया सबको अपने घर के अंदर चाय पर ले जाती है। वहाँ वो ये देखकर हैरान होती है कि तीनों डेमन कितनी स्वाभाविक तरह से इंसानों का भेष बना चुके हैं। ड्यूक उसे बताता है कि उसने अपना सिर अपने आर्मर से जोड़ लिया है, जबकि सीक, पिक्सी और हार्पी हैप्पीनेस ने भी समाज में घुलने मिलने के लिए अपने सबसे अलग दिखने वाले लक्षण हटा दिए हैं। फिर वो सेसिलिया को ये भी बताता है कि उनकी डेमन पार्टी इतनी आरामदेह और बेफिक्र इसलिए है क्योंकि उनका नेता योकी है। डेमन लॉर्ड के किले में जाकियल हमेशा योकी को जबरदस्ती काम पर भेजने की कोशिश करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए योकी हर बार अपने कमरे से बाहर निकलने से मना कर देता था, जिससे डेमन लॉर्ड पूरी तरह झुंझला जाता था। उस समय ड्यूक को लगा था कि योकी को सजा देना एक अच्छा विचार होगा,
लेकिन बदले में उसका सिर ही उड़ा दिया गया। तभी से वो योकी की सच्चे दिल से सेवा करने लगा। ये सब सुनकर सेसिलिया समझ जाती है कि सभी डेमन योकी का कितना सम्मान करते हैं। तभी अचानक योकी को एहसास होता है कि बाकी 2 डेमन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई और उन्हें देख ले। इसलिए सब मिलकर उन शरारती दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हवेली के आंगन में चलते हुए उन्हें सीक सेलिया की गोद में सोता हुआ मिल जाता है। योकी सेलिया से अपने दोस्त की वजह से हुई परेशानी के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो बताती है कि सीक अकेले खेल रहा था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो थककर सो गया। योकी सिर हिलाता है और फिर पूछता है कि हैप्पीनेस कहाँ गई, क्योंकि वह भी सीक के साथ ही थी। ये सुनकर सेलिया बताती है कि सोफिया ने हैप्पीनेस को ढूंढ लिया है और पहले ही उसे एक अच्छी नौकरानी बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए ले गई है। सभी बच्चे अंदर जाते हैं और सोफिया से पूछते हैं कि उसने उनकी मासूम दोस्त को क्यों उठा लिया। जब सोफिया को पता चलता है कि हैप्पीनेस योकी के साथ है, तो वो बताती है कि उसे एक नई नौकरानी चाहिए थी और उसने बस उसे ही समझ लिया। योकी भी सोफिया से माफी मांगता है कि उसने उसकी उम्मीदें बढ़ा दी और हैप्पीनेस से कहता है कि वो अपनी नौकरानी वाली वर्दी बदल ले, लेकिन किसी अजीब वजह से हैप्पीनेस उसे उतारने से मना कर देती है। वो सोफिया की ओर देखकर कहती है कि वह यह नौकरी ही रखना चाहती है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सभी लोग हैप्पीनेस को उसकी नई नौकरी के लिए बधाई देते हैं। जब वे जाने की तैयारी करते हैं तो सेलिया डेमनो को जब भी चाहे घर आने का न्योता देती है और फिर चुपचाप योकी के पास आकर उसे बताती है कि सेसिलिया की जल्द ही छुट्टी आने वाली है, इसलिए उसे डेट पर ले जाना चाहिए। ये सुनकर खुशियों से भर गया योकी तुरंत इस आधिकारिक माता पिता द्वारा मंजूर मुलाकात के लिए हामी भर देता है। अगले दिन वह तय जगह पर सेसिलिया का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद उसकी बग्घी वहाँ पहुँचती है और वह एक प्यारे से भेष में उतरती है। योकी उसे हैरानी से देखता रह जाता है, तो सेसिलिया पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो बताता है कि उसके चश्मे ने उसे चौंका दिया, तो वो याद दिलाती है कि उसे भेष बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि पूरा शहर उसे जानता है। फिर सेसिलिया उसे इतनी परेशानी देने के लिए माफी मांगती है, लेकिन योकी सिर हिलाकर वादा करता है कि वह इसे उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी डेट बना देगा। इसके बाद दोनों साथ साथ शहर की गलियों में घूमने लगते हैं। टहलते हुए सेसिलिया एक प्यारी सी बेकरी देखती है और मन ही मन तय करती है कि बाद में वहाँ चाय पिएगी। फिर वो एक दुकान पर रखे फूलों को निहारने लगती है, लेकिन योकी मन ही मन सोचता है कि वे फूल उसकी खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं है। फूलों की दुकान से निकलने के बाद सेसिलिया पास बैठी एक बिल्ली को सहलाने लगती है और बिल्ली जैसी प्यारी आवाजें निकालती है, जिससे योकी जानबूझकर दूसरी ओर देखने लगता है ताकि वो खुद को बहकने से रोक सके। थोड़ी देर बाद दोनों एक कपड़ों की दुकान पर जाते हैं, जहाँ योकी उसे एक खूबसूरत लाल ड्रेस चुनने में मदद करता है। इसके बाद सेसिलिया उसे साथ देने के लिए धन्यवाद देती है, क्योंकि उसे अपने आम तौर पर तनाव भरे दिनों से काफी राहत महसूस हो रही थी। ये सुनकर योकी को खुशी होती है कि वो उसे अच्छा महसूस करा सका। फिर वह उसे पास की एक एक्सेसरी शॉप में एक छोटा सा तोहफा दिलाने ले जाता है। उधर युगा भी माकाना के साथ भेष बदलकर डेट पर निकला हुआ होता है। सेसिलिया को देखते ही वो उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन माकाना उसे चुप करा देती है ताकि उनका भेष न खुले। फिर युगा सेसिलिया के पास आता है और पूछता है कि वह बाहर क्या कर रही है। वो बताता है कि वह माकाना के साथ शहर घूम रहा है और उसे भी उनके साथ चलने का न्योता देता है, जिसमें वह योकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। सेसिलिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह योकी के साथ आई है। तब जाकर युगा आखिरकार योकी को भी साथ आने देता है। फिर वो उसे जबरदस्ती एक्सेसरी शॉप की ओर खींच ले जाता है, जबकि माकाना दुखी महसूस करती है कि उसकी पहली डेट बर्बाद हो गई। वो योकी से पूछती है कि क्या वह भी सेसिलिया के साथ डेट पर है, और योकी सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर माकाना योकी से कहती है कि वह सेसिलिया को रिझाए ताकि युगा आखिरकार उसकी तरफ ध्यान दे सके। पहले तो योकी को लगता है कि माकाना उसके बारे में सोच रही है, लेकिन अगले ही पल वो उसके इस भ्रम को तोड़ते हुए उसे बदसूरत हारा हुआ इंसान कह देती है। इसके बाद वह एक्सेसरी शॉप के अंदर चली जाती है, जबकि योकी सोचने लगता है कि क्या युगा अब भी सेसिलिया के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि उसने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। युगा की इस बेशर्मी पर योकी को गुस्सा आ जाता है और वह तय करता है कि वह अपनी प्यारी सेसिलिया की रक्षा करेगा। अंदर जाकर वह सेसिलिया से पूछता है कि क्या वह कोई तोहफा लेना चाहेंगी। सेसिलिया को बुरा लगता है कि वह उस पर बोझ बन रही है, लेकिन योकी चाहता है कि ये डेट उसके लिए खास बने। पास ही युगा देख लेता है कि योकी सेसिलिया से बात कर रहा है, तो वो बदतमीजी से बीच में घुस पड़ता है। फिर युगा खुद सेसिलिया के लिए कोई एक्सेसरी खरीदने चला जाता है। उसी दौरान योकी उसके लिए एक सुंदर हार चुनता है। सेसिलिया वो प्यारा पेंडेंट पाकर खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में युगा वापस आकर उसका मजाक खराब कर देता है। वह दुकान की सबसे महंगी एक्सेसरी दिखाता है, लेकिन वह सेसिलिया का ध्यान खींचने में पूरी तरह नाकाम रहती है। फिर युगा बिना उसकी इजाजत के सेसिलिया की टोपी उतार देता है ताकि वह एक्सेसरी पहन सके। इसी के साथ दुकान में मौजूद सभी लोग उसकी पहचान लेते हैं। पल भर में ही वहाँ भारी भीड़ जमा हो जाती है और योकी को कचरे की तरह एक तरफ धकेल दिया जाता है।
फिर वह भीड़ सेसिलिया को अपने साथ खींचकर दुकान से बाहर ले जाती है। योकी उठकर उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में वह एक और हीरो को देखता है जिसे लड़कियों की भीड़ परेशान कर रही होती है। वह पहचान लेता है कि वह रेवेन है, युगा की पार्टी का तलवारबाज। योकी सोचता है कि क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए। तभी वह अचानक किसी दूसरी दिशा की ओर इशारा करता है और ऐसे दिखाता है जैसे उसने वहाँ हीरो को देख लिया हो। ये सुनते ही सारी प्यार में पड़ी लड़कियां रेवेन को छोड़कर उधर भाग जाती हैं। लड़कियों के चले जाने के बाद योकी रेवेन को एक शांत गली में ले जाता है, क्योंकि वह सुंदर योद्धा बिल्कुल चुप रहता है। योकी सोचता है कि शायद वह बात नहीं करना चाहता। वो मुड़कर जाने ही वाला होता है कि तभी रेवेन शर्मिंदा चेहरे के साथ उसे पुकारता है। उसकी धीमी आवाज सुनकर योकी सोचता है कि शायद वो अपनी आवाज को लेकर शर्माता है। रेवेन सिर हिलाकर पूछता है कि क्या योकी को भी लगता है कि उसकी आवाज मर्दाना नहीं है, लेकिन योकी उसका मजाक उड़ाने से मना कर देता है और कहता है कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई ऐसी बात होती है जो उसे खुद पसंद नहीं होती। ये सुनकर रेवेन हैरान हो जाता है कि योकी इतना समझदार है। इसके बाद योकी फिर से सेसिलिया को ढूंढने लगता है। उसकी दयालुता देखकर रेवेन उससे पूछता है कि क्या वो उसका दोस्त बनना चाहेगा। योकी इस अचानक प्रस्ताव से चौंक जाता है, जबकि रेवेन खुद ही घबराने लगता है। सौभाग्य से योकी उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है, लेकिन तुरंत ही अपनी खोई हुई डेट को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर खोजने के बाद योकी सोचने लगता है कि क्या इतनी बड़ी शहर में सेसिलिया अकेले ठीक होगी। उधर सेसिलिया भी उसे ढूंढते हुए एक खोए हुए बच्चे से टकरा जाती है। बच्चे की चोट ठीक करने के बाद वह पूछती है कि उसके माता पिता कहाँ हैं। छोटा लड़का रोने लगता है और कहता है कि उसकी माँ खो गई है। उसकी आवाज सुनकर पास ही खड़ा योकी दौड़कर आ जाता है और हीरो की तरह हालात संभाल लेता है। सेसिलिया हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसे डांटती है कि वह बिना सोचे समझे वादे कर रहा है। एक बड़े आदमी को ऐसे डांट खाते देख वो छोटा लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद योकी और सेसिलिया मिलकर बच्चे की माँ को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते हुए योकी सोचता है कि अगर फिर कोई भीड़ सेसिलिया पर टूट पड़ी तो उसे घर चले जाना चाहिए, लेकिन सेसिलिया सिर हिलाकर कहती है कि अगर फिर से कोई परेशानी हुई तो वे दोनों मिलकर निपट लेंगे। योकी उसकी बात मान लेता है और आगे बढ़ता रहता है। तभी सेसिलिया बिल्कुल गर्म मौसम में भी छींक देती है। दूसरी ओर युगा लगातार सेसिलिया को ढूंढता रहता है। माकाना उसे घर चलने को कहती है, लेकिन युगा उसे झटक कर सेसिलिया को ढूंढने भाग जाता है। उसके जाने के बाद माकाना को बुरा लगता है कि डेट पर होने के बावजूद उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद युगा सेसिलिया को योकी के साथ खड़ा देख लेता है और मुड़कर माकाना को बताने जाता है, लेकिन वह ये देखकर चौंक जाता है कि माकाना वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। अगले दिन योकी को पता चलता है कि सेसिलिया रास्ते में बेहोश हो गई थी। सेलिया बताती है कि उसकी बेटी पहले से ही थकी हुई थी और युगा की वजह से भीड़ से निपटते निपटते उसे जोरदार सर्दी लग गई। सेलिया ये भी बताती है कि युगा लगातार सेसिलिया के मामलों में जबरदस्ती घुस रहा था, इसलिए उसने सोफिया को उसे बाहर फेंकने भेज दिया। योकी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि सोफिया इतनी आसानी से हीरो को फेंक सकती है, लेकिन सेलिया उसकी तारीफ करती है कि उसने उसकी बेटी का इतना ध्यान रखा। फिर वह योकी को सेसिलिया के कमरे में मिलने की इजाजत दे देती है। सोफिया उसे वहाँ ले जाती है। जब वह सेसिलिया के कमरे का दरवाजा खटखटाती है तो सेसिलिया शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि योकी उसका कमरा देखे। सोफिया उसे भरोसा दिलाती है कि उसने उसका टेडी बियर छुपा दिया है, जिससे उसकी सारी इमेज खराब हो सकती थी। फिर योकी अंदर आता है, एक लड़की के कमरे में होने की वजह से घबराया हुआ। वहाँ वो सेसिलिया को बिस्तर पर लेटी हुई पाता है और उसके पास बैठकर बात करता है। योकी सोचता है कि उसकी वजह से ही वो बीमार पड़ी, क्योंकि वो उसे इतनी जगह घुमाता रहा। हालांकि सेसिलिया को कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन वो मजाक में कहती है कि अब उसे अगली बार और भी बेहतर डेट पर ले जाकर उसकी भरपाई करनी होगी। ये सुनकर योकी जोश में आ जाता है और ऐसे शेखी बढ़ाने लगता है जैसे वह कोई हीरो हो जो उसे सपनों की दुनिया में ले जाएगा। उसे ऐसे बेवकूफों की तरह बोलते देख सेसिलिया हंसने लगती है। उसकी हंसी देखकर सोफिया चिढ़ जाती है। वो झट से अंदर आकर योकी को बाहर फेंक देती है और कहती है कि वह सेसिलिया को इतना हंसाकर उसकी हालत और बिगाड़ देगा। इसके बाद योकी घर लौटने लगता है। तभी वो रेवेन को सेसिलिया की हवेली की ओर जाते देखता है। योकी पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। रेवेन बताता है कि वह एक लड़की से अपने दिल की बात कहना चाहता है। वो बताता है कि उस लड़की ने उसकी नरम आवाज की तारीफ की थी, इसलिए वो उसकी ओर आकर्षित हो गया, लेकिन उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। योकी उसे हौसला देता है और कहता है कि इतना लंबा और हैंडसम आदमी किसी भी हाल में ठीक रहेगा। योकी से हिम्मत पाकर रेवेन हामी भरता है और सेसिलिया की हवेली की ओर बढ़ जाता है। उसे जाते हुए देखकर योकी सोचने लगता है कि आखिर वो कौन सी दयालु लड़की है जिससे रेवेन प्यार करता है। तभी उसे एहसास होता है कि रेवेन जिस लड़की को प्रपोज करने जा रहा है वो सेसिलिया ही है। इसका मतलब ये था कि अब योकी को प्यार में एक और प्रतिद्वंदी मिल गया है। यही था दूसरा एपिसोड। अगला हिस्सा मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो जरूर देखें।